हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने बेसिकली बात की थी न्यूक्लियाई चैप्टर की और कुछ एमसीक्यूज़ हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज मैं बेसिकली बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है लाइट एनर्जी एमिटेड बाय स्टार इज़ ड्यू टू। ठीक है भाई, स्टार जो लाइट एनर्जी एमिट करता है वो किसकी वजह से होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये जो एग्जाम्पल है ना, लाइट एनर्जी इमिटेड बाय स्टार, ये एग्जाम्पल है आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न का। ठीक है, इस बात को समझना एक बार, किसका एग्जाम्पल है ये, न्यूक्लियर फ्यूज़न का। ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है, जब दो लाइटर न्यूक्लियाई, आई मीन दो या दो से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियाई जब मिलके और एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं तब अपन उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न बोलते हैं। तो देखो इसमें पहला ऑप्शन है ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियाई। ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियाई का मतलब किसी हैवियर न्यूक्लियाई को दो या दो से ज़्यादा छोटे या लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर उसको तोड़ना। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो किसी भी हालत में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी पे आओ, जॉइनिंग ऑफ न्यूक्लियाई। वही बात आ गई, न्यूक्लियर फ्यूज़न का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियाई को जोड़ के हैवियर न्यूक्लियाई बनाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या बोल रहा है, द मास ऑफ प्रोटोन इज़ 1.0073। देखो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ। जो प्रोटोन का मास है दैट इज़ गिवन 1.0073 यू। ठीक है, एंड दैट ऑफ न्यूट्रॉन इज़ 1.0087। और जो न्यूट्रॉन का मास है, ठीक है, वो दे रखा है आपको 1.0087 यू। ठीक है, और यू का मतलब आप जानते हो एटॉमिक मास यूनिट होती है। उसके बाद दे रखा है द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He4। मतलब ये जो न्यूक्लियस है ना 2He4, ठीक है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, अगर इसका मास कितना है 4.0015। ठीक है, मतलब मास दे रखा है अपन को 2He4 का जो है 4.0015 यू। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि बाइंडिंग एनर्जी बताओ कितनी होगी। सबसे पहली बात तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम को बोलते हैं अपन मास डिफेक्ट। ठीक है ना, और ये जो सी स्क्वायर ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है ना, जो कि आपको पता होगी 931। कितनी होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले हमको यहाँ पे मास डिफेक्ट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी डेल्टा एम की। ठीक है, अब आपको डेल्टा एम के बारे में पता होना चाहिए कि डेल्टा एम होता क्या है। तो सबसे पहले हम डेल्टा एम की बात करेंगे, और डेल्टा एम से पहले हम बात करेंगे कि ये जो 2He4 न्यूक्लियाई है इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं और इसका एटॉमिक मास कितना है। ठीक है ना, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इन सब की हम बात करेंगे। तो देखो अगर मैं इसमें प्रोटॉन्स की बात करूं तो टोटल प्रोटॉन्स कितने हो गए इसमें, टोटल प्रोटॉन जो हैं वो हैं आपके 2। ठीक है, और क्योंकि देखो ये 2 क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन्स की संख्या है। उसके बाद जो टोटल न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, वो कितने हो जाएंगे, 4 - 2 = 2। न्यूट्रॉन भी 2 और प्रोटॉन भी 2। ठीक है, तो देखो एक प्रोटॉन का मास है 1.0073, तो दो प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इसी तरह से एक न्यूट्रॉन का मास है 1.0087, तो 2 न्यूट्रॉन्स का मास कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल सी बात ये है कि हमारे पास में एक न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस हमको दे रखा है 2He4 का। ठीक, और इसके अंदर दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है। तो इसका मास डिफेक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था भाई, मास डिफेक्ट का मतलब ये होता था कि जो न्यूक्लियाई हमको दिया हुआ है, ठीक है, उसका जो मास होगा, इसको मैं मान लेता हूँ m। ठीक है, वो हमेशा लेस होता है किसके मास से, इन दोनों के इंडिविजुअल सम के मास से। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ समेशन m। तो हम बेसिकली ये लिखते थे कि कैपिटल M जो है ना वो लेस देन होगा किससे, समेशन m से। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट हमको क्लियर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये हमको क्लियर होनी चाहिए कि डेल्टा एम निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो डेल्टा एम की बात कर लेते हैं। देखो डेल्टा एम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो न्यूक्लियस के अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, ठीक है,
उनका जो इंडिविजुअल मास था ना उसको हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उसको माइनस करना पड़ेगा किस में से, जो हमको न्यूक्लियस दे रखा है उसके मास में से। तो यहाँ पे देखो डेल्टा एम निकाल लेते हैं। डेल्टा एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 mp मतलब मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस 2mn माइनस, ठीक है, m2he4 न्यूक्लियस के मास में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो डेल्टा एम इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द प्रोटॉन कितना है 1.0073 प्लस 2 इंटू न्यूट्रॉन का मास कितना है 1.0087, ठीक है, माइनस इस न्यूक्लियस का मास कितना है 4.0015, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपली जब इस पूरी वैल्यू को हम सोल्व करेंगे, देखो मैं सोल्व नहीं कर रहा, आप लोग कर लेना इसको। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो डेल्टा एम जो आएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 0.0305u आएगा। ये हमारे पास मास डिफेक्ट आ गया। अब मास डिफेक्ट आ गया तो बाइंडिंग एनर्जी निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू रख दो, डेल्टा एम है 0.0305 मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी दैट इज़ हाउ मच 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 16th नंबर, ठीक है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसका तो आंसर आ ही गया था, कितना आया था 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है एमसीक्यू पर्पज से। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, द सेट विच रिप्रेजेंट्स द आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन रेस्पेक्टिवली। मतलब इन चार सेट में से एक सेट ऐसा होगा, ठीक है, जिसमें पहले नंबर पे तो क्या आएगा आइसोटोप, उसके बाद में क्या आएगा आइसोबार, और उसके बाद में आएगा आइसोटोन, ठीक है। अब ये सेट पता करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है और आइसोटोन क्या होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूँगा आइसोटोप की, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आइसोटोप, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, जो न्यूक्लियस होता है ना उसका जो कंपोजिशन होता है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ZXA से, ठीक है। जहाँ पर जो ये जो Z होता है, ठीक है, सिंपली इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक नंबर। अगर पहले क्लास में ध्यान नहीं दिया किसी बच्चे ने तो यहाँ ध्यान से समझ सकता है, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं प्रोटॉन्स नंबर, प्रोटॉन्स नंबर, ठीक। और जो ए होता है इसको हम बोलते हैं मास नंबर, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन्स का नंबर होता है दैट इज n इज इक्वल्स टू होता है a माइनस जेड, ठीक है। मास नंबर में से माइनस कर देते हैं किसको, प्रोटॉन्स नंबर को, तो हमारे पास में न्यूट्रॉन्स के नंबर आ जाते हैं। अब आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप वह होता है जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम हो, जेड तो क्या हो सेम, ठीक है, और जो ए है मास नंबर वो क्या हो डिफरेंट हो। देखो पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइसोटोप के बाद में देखो आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार बेसिकली इस तरह वो होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है भैया, वो न्यूक्लियाई होते हैं जिनके अंदर मास नंबर तो सेम हो, ठीक है, ए तो क्या हो सेम और जेड क्या हो डिफरेंट, जेड क्या हो डिफरेंट, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसकी, आइसोटोन की, ठीक है, तो आइसोटोन के अंदर क्या हो जाएगा, आइसोटोन के अंदर हम ये बोलेंगे कि न्यूट्रॉन्स नंबर जो हैं, न्यूट्रॉन्स नंबर वो सेम रहते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन्स नंबर सेम रहेंगे और जेड क्या रहेगा डिफरेंट रहेगा। अब देखो इसके अकॉर्डिंग आप चेक करो ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है। देखो पहला वाला ऑप्शन अगर मैं देखूं 1H2 और 1S3, तो इसके अंदर देखो अगर मैं बात करूं 1H2 और 1S3 की, तो 1 और 1, ठीक है, जेड तो सेम है, ठीक है, और ए बी इसके अंदर डिफरेंट है, ये वाला तो सही है, आइसोटोप तो सही है, ठीक है। अब आप आओ आइसोबार के अंदर,
ठीक है ना भाई। आइसो बार में क्या है, ए सेम है होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखोगे ना तो 197 और 198 दे रखा है, तो ये तो वैसे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब आप ऑप्शन नंबर 2 पे आइए। इसमें दे रखा है 2He3 1H1। ठीक है, क्या यहाँ पे जेड सेम है? अगर आइसोटोप आइडेंटिफाई करना है तो जेड सेम नहीं है, एक में 2 है एक में 1 है, तो ये वैसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन पे आओ, 2He3 1H3। ठीक है, इसके अंदर भी देखो, अगर हम देखें जेड, तो जेड इसमें एक में 2 है और एक में 1 है, ये भी सेम नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, सीधा सा है, ऑप्शन नंबर डी बचा जो कि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कैसे होगा इसको भी समझ लीजिए। देखो इसके अंदर एक पेयर दे रखा है 1H2 1H3, इसमें देखो जेड सेम है, ठीक है, और ए डिफरेंट है, आइसोटोप क्लियर हो गया। अब देखो सेकंड नंबर पे आओ। ठीक है, ए सेम 3 सेम है, और जेड की मैं बात करूं तो डिफरेंट हो गया 2 और 1, तो इसका मतलब ये भी सही हो रहा है आइसो बार। आइसोटून में आ जाओ। ठीक है, आइसोटून के अंदर क्या होगा कि एन सेम रहेगा। देखो 198 माइनस 80 करोगे और 197 माइनस 79 करोगे तो एन का वैल्यू सेम आएगा, करके देख लेना। ठीक है, और जेड इसके अंदर डिफरेंट आ रहा है 80 और 79, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा वाला? दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। द क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल न्यूक्लियस, मतलब जो स्फेरिकल न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल ही होता है। ठीक है, इसका जो रेडियस है आर, ठीक है, वो दे रखा है एज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज 3.6 फर्मी मीटर। ठीक है, इन्होंने सिंपली ये बोल दिया कि ये जो आर है ना, आर ये मेजर्ड वैल्यू है और जो दे रखी है 3.6 फर्मी मीटर, ये हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, देन व्हाट इज द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस मोस्ट लाइकली टू बी, तो उसका मास नंबर कितना होगा, ए कितना होगा। देखो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आर तो हमको दे रखा है और ए कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें ना इसके अंदर बच्चों, तो सिंपली आपने देखा था रेडियस जो होता है न्यूक्लियस का वो किसके बराबर होता है, वो होता है आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ए टू दी पावर 1/3 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली वैल्यू रख दो। देखो आर दे रखा है 3.6 फर्मी मीटर। ठीक है, इज इक्वल्स टू दे रखा है आपको, देखो आर नोट जो है वो कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.2 फर्मी मीटर, तो ये हो गया 1.2 फर्मी मीटर। ठीक है, और इनटू में हो गया ए टू दी पावर 1/3 हो गया। ठीक है, यहाँ से देखो इसको सोल्व कर दो तो ए टू दी पावर 1/3 जो होगा वो होगा 3.6 डिवाइड बाय 1.2। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ए टू दी पावर 1/3 किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से ए इज इक्वल्स टू 3 टू दी पावर 3, दैट इज हाउ मच, 27। तो आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन मास डिफेक्ट इज 0.3%, देन एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन ऑफ 1 kg मास इज। ठीक है, सिंपली इस क्वेश्चन के अंदर ये बोलना चाह रहा है कि जो डेल्टा एम है, ठीक है, लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है। डेल्टा एम जो है वो ये बोलना चाह रहा है कि 0.3% ऑफ 1 kg, 1 किलोग्राम का 0.3% जो है वो मास डिफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो एनर्जी जो रिलीज है वो कितनी होगी, तो 0.3% ऑफ 1 kg कितना हो गया, 0.3 डिवाइड बाय हो गया 100। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा सिंपली डेल्टा एम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻³ -3 किलोग्राम। ठीक है, डेल्टा एम आ गया। अब एनर्जी रिलीज निकाल दो, ई बराबर क्या होता है mc², तो ये मास डिफेक्ट की एम की जगह मास डिफेक्ट रख देंगे तो डेल्टा mc²। डेल्टा एम का वैल्यू है 3 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय c² का वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये हो गया 3 इंटू 10⁻³ इंटू 9 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 9 3 जा 27 इंटू 10⁻13 जूल। ठीक है,
तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही आ रहा है? इसमें है ऑप्शन नंबर डी, 27 इंटू 10⁻13 जूल। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 19 जो है, पहले हमने इस तरीके का क्वेश्चन कर लिया था। इसमें आपको याद होगा, देखो इसमें दे रखा है इफ़ द न्यूक्लियस, एल्यूमिनियम जो है उसका न्यूक्लियस है, हैज़ अ न्यूक्लियर रेडियस ऑफ अबाउट 3.6 फर्मी मीटर। ठीक है, उसका जो रेडियस है वो दे रखा है 3.6 फर्मी मीटर। ठीक है, एक आर दे रखा है अपन को। उसके बाद बोल रहा है वुड हैव इट्स रेडियस अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, एक टेलुरियम का भी दिया हुआ है टी का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेसिकली आपको फॉर्मूला लगाना है R2/R1 इज इक्वल्स टू A2/A1 टू द पावर 1/3। यहाँ पे देखो वैल्यूज़ गिवन है आपके पास में, जो भी वैल्यूज़ गिवन है ना वो रख दो आप। यहाँ से R2 निकालना आपको सिंपली, तो R2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 125 इन डिवाइड बाय 27, और इसकी पावर हो जाएगी 1/3, और इन टू में हो जाएगा R1 अपन को दे रखा है 3.6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 6 फर्मी मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं इसी लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ में। टिल देन टाटा बाय बाय।